ओके सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोगों को देखना है सी में रिटर्न क्या होता है ना, एक्चुअली वो हम लोगों को समझना है कि रिटर्न कीवर्ड का क्या यूज़ है ना, वो हम लोगों को समझना है। ठीक है, उसी के आगे फिर हम लोग जो इफ और एल्स पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम लोग रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। अगर आपको फ़ोल्डर क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम है तो पहले ऐसे राइट क्लिक करेंगे ऐसे यहाँ पर, और न्यू का यहाँ फोल्डर, उसका नाम दे देंगे डे 7। और ये डे 7 को क्या करेंगे, अपने इस एडिटर में मूव कर लेंगे ऐसे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, मेरे इसमें ऑलरेडी है तो इसके लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट करनी है ऐसे। फाइल का नाम कुछ भी रख देंगे हम लोग, लाइक app.c रख देता हूँ और एंटर। ये फर्स्ट फाइल मैंने बना दी है app.c के नाम से। अब यहाँ पर हम लोग जरा रिटर्न के बारे में समझते हैं। यहाँ आएंगे, सबसे पहले तो अपना जो बेसिक कोड होता है वो तो आपको लिखना ही है, हेस इंक्लूड studio.h studio.h। और एक यहाँ पे आज एक और एक फाइल हमें क्या करना है, लिंक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेस इंक्लूड और यहाँ पे लिखना आप string.h ऐसे। इसका क्या काम है अभी समझ में आ जाएगा, हालांकि रिटर्न में इसका कोई यूज नहीं, अभी हम रिटर्न करेंगे तो ठीक है, इसको निकाल दो फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आएंगे। अब यहाँ एक फंक्शन आप लोग बनाते हो ना, इंट मेन, और फंक्शन का बॉडी और ये, तो ये फंक्शन की पहचान है यानी, और देन बॉडी है। और यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा 0 ऐसे। ठीक, अब यहाँ आ जाएंगे। सो यहाँ पर आके अपना आगे का कोड कंटिन्यू करेंगे, है ना। बस ऐसे प्रिंट लगा के टेस्टिंग कर लीजिएगा, प्रिंट एफ नीलिश। ओके, रन करिए जरा इसको, कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे ऐसे। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या आप सी के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर डे 7 में हो तो आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ये लोकेशन दिख रहा है ना, ये अगर वहाँ दिक्कत आ जाए, नहीं चल रही कोई कमांड, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके CMD आप यहाँ भी लिख सकते हो, है ना। और यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हो जो वहाँ से कर रहे हो, तो ये सीधे बराबर सही जगह पे पहुँच जाएगा। सी प्रोग्रामिंग, अच्छा प्रोग्रामिंग में मैं डे 7 में जाना चाहिए था, इसके अंदर आके यहाँ पर लिखना चाहिए अपने को डे 7, तो ये बराबर पहुँच जाएगा डे 7 के अंदर। अब आप वहीं पर हो जहाँ पर आपकी फाइल रखी हुई है। अब आप अपना कोड लिखिए, ओ सॉरी, रन करने की कमांड लिखिए GCC, फिर क्या लिखते हैं आप लोग, फाइल का नाम और फिर -o, और फिर इसका कंपाइल होकर कहाँ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आ गया होगा एक और फाइल, देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब इसको रन कर लीजिए, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे, अगर यहाँ से रन कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट लिख देंगे app.exe और एंटर, देखो आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ, नो प्रॉब्लम। तो ये तो एकदम हमने जो हर दिन कर रहे हैं उसकी शुरुआत है। अब यहाँ आएंगे, अब मैंने एक फंक्शन और बनाता हूँ यहाँ पर ऐसे, इंट मेन, और ये ऐसे। ठीक, अब मैंने, ओ सॉरी मेन नहीं, कुछ और होना चाहिए, एक नाम से दो फंक्शन एक ही फाइल में नहीं रखेंगे, मैंने बनाया एडिशन के नाम से, है ना, ऐसे बना दिया। अब यहाँ आया और एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल 20, और सॉरी वेरिएबल का टाइप तो डिफाइन करिए, और यहाँ पर इंट y इज इक्वल 40 ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, x में 20 और y में 40, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया, x प्लस y, डन। इसका एक रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट वेरिएबल में RESULT, और इसका डेटा टाइप आप बना लेंगे। इसका डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर। क्यों इंटीजर, क्योंकि x प्लस y क्या है, 20 और 40, तो है तो नंबर ना, 20 40 क्या बनेगा 60, तो इसमें क्या जाएगा 60, तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा, इंटीजर। तो अगर मैं यहाँ पर अब प्रिंट करूँ, प्रिंट एफ, और किसको प्रिंट कर दे, रिजल्ट को, तो अभी आप देखेंगे कि क्या इस रिजल्ट का कोई आंसर आता है क्या, है ना। यहाँ से रिटर्न कर दीजिए 0, क्योंकि हमने इंट लिखा है ऊपर फंक्शन से पहले, ठीक यहाँ पर, इसलिए रिटर्न 0। अभी आप देखना क्या इसका कोई आंसर आता है, कुछ नहीं आएगा। अब देखेंगे क्यों नहीं आया वो भी समझ जाएंगे। कंपाइल तो दोबारा करना ही पड़ेगा, है ना। देखो पहले तो कुछ गलत हो गया है, सही है, क्यों गलत हुआ ना, प्रिंट जब कर रहे तो ये बताना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कुछ, क्या प्रिंट कर रहे हैं आप, इंटीजर, तो क्या लिखते हैं %d, है ना। तो ये तो भूल गए हम,
अब रन करेंगे और वापस से, ठीक है, इस पर और अब रन करना। तो क्या आएगा कोई आंसर? नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने आपको पहले ही दिन पढ़ाया था कि जो फंक्शन होता है उसकी दो चीज होती है, एक डेफिनेशन होती है और एक क्या होती है, कॉलिंग होती है। क्या होती है फंक्शन की? डेफिनेशन और एक कॉलिंग। तो जो फंक्शन का आंसर तब तक नहीं आता है जब तक उसको कॉल ना कर दो। फंक्शन का आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक उसको कॉल ना कर दो, ठीक है। तो अभी आपने ये जो बनाया है, ये ऊपर, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। डेफिनेशन वो फंक्शन कहलाता है जहां पर लॉजिक लिखे जाते हैं। तो हमने लॉजिक लिखा ना कि x में 20, y में 40 और फिर x प्लस वाई बराबर। तो लॉजिक लिखने का काम कहाँ किया? फंक्शन में, यानी इस बॉडी में। तो उस बॉडी को क्या कहेंगे? फंक्शन का डेफिनेशन। क्या बोलेंगे उसको? फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो फंक्शन का ये डेफिनेशन है। अब इसको जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई आंसर नहीं आएगा। मेन फंक्शन डिफॉल्ट कंपाइलर इसको रन कर देता है, इसको कहीं कॉल तो नहीं किया है, लेकिन ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, इसलिए मेन के अंदर जितना कोड लिखते हो सब चल जाता है ना। अब हमें एडिशन फंक्शन को क्या करना है? कॉल करना है। ठीक, कैसे कॉल करेंगे? फंक्शन को कॉल करने के लिए जो भी कोड लिखना होता है रिटर्न के ठीक पहले लिखेंगे। देखिए, ये वो कोड है जो कि डायरेक्ट आपका चलता है, मतलब हम जैसे ही रन करेंगे तो ये कोड चलेगा। इसकी लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट होंगी। 13 होने के बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ एडिशन के नाम से, ऐसे। ये तो फंक्शन को बनाते कैसे? ऐसे लिखना होता है, फंक्शन का नाम, उसकी पहचान। और कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन के नाम और उसकी पहचान। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? फंक्शन की कॉलिंग। तो जैसे मेन फंक्शन चलेगा पहले तो 13 वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर 14 पर आके फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। तो कॉल होने का मतलब अब ये है कि कंपाइलर को आइडिया लग चुका है कि एक एडिशन नाम का फंक्शन है, मुझे उसके अंदर का कोड अब रीड करना है। तो उसके अंदर का 4, 5, 6, 7, 8 इतना लाइन को रीड कर लेगा। तो क्या होता है ना, फंक्शन के अंदर का जो कोड होता है ना, वो कंपाइलर को जरा भी पता नहीं होता कि हाँ इतना कोड लिखा हुआ है, ये रेम में बिल्कुल नहीं जाता है। इसी वजह से तो ज़्यादा स्केलेबल होता है ये फंक्शन बनाना। तो फंक्शन बनाने से फायदा ये होता है कि रेम में अननेसेसरी जा नहीं रहा है, जब जरूरत थी तब आपने कॉल किया और तभी वो गया। तो ऊपर जो लाइन लिखी थी वो कंपाइलर को पता ही नहीं है। फिर जब मेन फंक्शन चला और उसने जब लाइन नंबर 14 देखा कि अच्छा कॉलिंग है, तो फिर गया वो ऊपर और फिर रेम में स्टोर हुआ और रीड वीड हुआ। क्लियर? तो ये डेफिनेशन मैंने पहले दिन आपको बताया था, पहले या दूसरे दिन, कि फंक्शनों का क्या काम होता है। तो फंक्शन में दो चीज होती है, एक तो डेफिनेशन और एक तो कॉलिंग। तो पहले ऊपर क्या किया? डेफिनेशन। नीचे क्या किया? कॉलिंग। और जब तक कॉल ना कर दो फंक्शन को तब तक उसका कोई आंसर नहीं आता है। क्लियर? अब हम लोग अगर रन करके देखें तो अब आंसर आना चाहिए ना। अब देखिएगा, तो मेरा से गलती हो रही है, ऐसे रन करेंगे। हाँ, आया 60, जब नीलेश के बाद एच के बाद 60 दिखा। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई मेरी? क्लियर हुआ? चलो और आगे बढ़ते हैं। इसी में आज जरा इसके चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो आपको सारा आज रिटर्न कीवर्ड वगैरह सब क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रही है? हर बार 20 और 40 को क्या कर रहा है? बस प्लस कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं वैल्यू चाहूँ उसका प्रिंट आ जाए। तो ये कैसे होगा? जरा डायनामिक बनाइए इसको। यहाँ पर आएंगे, एक वेरिएबल बनाइए num1 के नाम से। जरा ध्यान से देखना, इंटीजर बनाया है, इसके अंदर कुछ नहीं रख रहा हूँ, कॉमा num2 से बनाया। तो दो वेरिएबल एक साथ ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो ना आप, इंट है तो। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, सीखे है ना ये तो। ठीक, कॉमा लगा दीजिए अगर 10 वेरिएबल बनाना है तो। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, कि हमने जिस समय वेरिएबल बनाया उस समय इसमें डेटा कोई भी इनिशियलाइज नहीं किया है। तो आफ्टर हम यानी डिक्लेरेशन हुआ, अब आफ्टर डिक्लेरेशन वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा, यानी पहले डिक्लेयर हुआ है, अब बाद में उसमें वैल्यू जाएंगी। अगर शुरू में ही रखना है तो ये तरीका होता है, ये तरीका ड्यूरिंग डिक्लेरेशन वैल्यू इनिशियलाइजेशन, है ना, जिस समय बना उसी समय वैल्यू इनिशियलाइज। और आफ्टर डिक्लेरेशन वैल्यू इनिशियलाइजेशन मतलब पहले डिक्लेयर होगा, वैल्यू बाद में आएंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक भी मैंने बताए थे। क्लियर? समझ रहे हो ना गाइस? अरे हाँ कि ना? ठीक, आइए जरा, मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर।
ओके, और स्लैश न्यू लाइन जरूर लगाइए ताकि लाइन ब्रेक हो गया है। अब इससे सिर्फ एक मैसेज दिखेगा, लेकिन मैसेज के बाद एक लाइन क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, इसलिए स्लैश एन, और उसके बाद उसको टाइपिंग करने का ऑप्शन आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, स्कैन ऑफ, है ना, और क्या लिखेंगे और कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा वो, num1 में जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा ना ऐसे num1 का, तो जो भी टाइप करेगा वो कहाँ जाएगा, num1 में। लेकिन ये क्या टाइप करेगा वो भी तो यहाँ बताना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर %d, क्योंकि नंबर लिखना है ना, तो %d, और वो काय में गए, num1 में। तो इतना हम लोग टेस्ट कर लेते हैं पहले, है? चलो आइए एक एक चीज क्विक टेस्ट कीजिए, एक एक लाइन का कोड लिखे टेस्ट कीजिए, तो आपको समझेगा इस लाइन से ये हुआ, उस लाइन से ये हुआ। आया, मैंने लिख दिया 90 और एंटर, ठीक है। वो 60 तो ऊपर वाले फंक्शन से आया, एडिशन से, बाकी 90 टाइप किया था मैंने, क्लियर। 90 कहाँ गया आपका, num1 में। इसके आगे बढ़े तो हमें सेकंड के लिए चाहिए अब, तो प्रिंट एफ, प्रिंट टफ और फिर एंटर सेकंड नंबर और स्लैश न्यू लाइन, ओके। और न्यू लाइन के बाद उसको टाइप करने का ऑप्शन आ जाए, इसके लिए स्कैन अप, और नंबर टाइप करने वाला इसके लिए %d, और कहाँ जाएगा तो num2 में जाएगा, और एंड का सिंबल तो लगाना पड़ेगा ना एड्रेस देने के लिए। तो अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूं प्रिंट एफ योर फर्स्ट नंबर इज, और कहाँ में क्या फर्स्ट नंबर, num1 में, तो इसको मैं ऐसे num1 को प्रिंट कर देता हूँ, num1। तो ये लाइन का मतलब क्या है कि इसके बाद हमें जो उसने नंबर 1 टाइप किया ना वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर स्लैश न्यू लाइन लगा लीजिए पहले इसके, /n, और यहाँ पे सेकंड नंबर भी और num2। समझते इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए क्या होगा, जैसे ही रन होगा दो वेरिएबल बनेंगे, बोलेंगे इसको इंटर फर्स्ट नंबर, और वो चला जाएगा num1 में, सेकंड इंटर सेकंड नंबर, जो टाइप करेगा वो चल जाएगा num2 में। फिर इसके बाद जो उसने टाइप किया वो प्रिंट हो जाएगा कि योर फर्स्ट नंबर इज ये और योर सेकंड नंबर इज ये, और इसके बाद एडिशन फंक्शन की कॉलिंग, ठीक है। तो इसको अभी के लिए मत कॉल कीजिए, सेव, ठीक। तो रिजल्ट हम क्लियरली देख सके ना कि किसका क्या रिजल्ट आ रहा है। रन करिए, CLS लिखेंगे ताकि क्लियर स्क्रीन हो जाए। एक बार कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है 30 नहीं लिखते, कुछ और लिखते 90, एंटर, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है, और 80, एंटर। तो देखो योर फर्स्ट नंबर इज 90, योर सेकंड नंबर इज 80। ये मैं बहुत पहले सिखाते आ रहा हूँ ये चीज़ें, क्लियर हुआ। लेकिन मैं सोचा एक और बार आगे यानी जो बनाना है उसके लिए पढ़ा दूँ कि क्या है इसका मतलब, क्लियर होगा। ये लाइन का कोई काम नहीं है ना, तो इसको हटा देंगे। इसको बोलते कमेंट करना। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट पढ़े आप लोगों ने, नहीं पढ़े, ठीक है, किसी ने पढ़े किसी ने नहीं पढ़े, मैं बता देता हूँ। कमेंट का मतलब क्या होता है ना, कि कोई यहाँ चीज़ लिखी तो हुई है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मतलब अगर अभी देखा जाए तो 17 लाइन तक ही चलेगा ये, और जो 18 और 19 जो लाइन है ना उसका कोई आंसर नहीं आएगा। ये सिर्फ इस एडिटर तक ही रहेंगे बस, मतलब ये आपके देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझिए कमेंट का यूज क्या होता है। स्टार्ट मेन फंक्शन, तो ये कमेंट पढ़ के क्या समझ रहा है आपको कि हमने यहाँ पे फंक्शन को, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है। तो ऐसा, अब जैसे ये लाइन, ये फाइल मैं किसी को दे दूँ, जैसे हम कुसुम को ये फाइल दे देते हैं, तो कुसुम को अगर मेन फंक्शन ढूंढना है कि कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ से बंद हुआ है, तो ये कमेंट देख के समझ जाएंगे ना बच्ची कि अच्छा यहाँ पर ये कोड शुरू हुआ है और ये बंद हुआ है। तो ये कमेंट हमारे साथ वालों को समझाने के लिए कि भाई इसका मतलब ये है, मतलब हमने यहाँ से ये काम शुरू किया, ये खत्म किया। और भी कुछ कमेंट हो सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बाद में वैल्यू डाली, ये सारी चीज़ें भी सही है।
तो सिर्फ हमारे साथ वाले नहीं, हमें भी तो जरूरत पड़ेगा, भविष्य में भूल जाएंगे ना कि क्या किया हमने, कहा क्या नहीं। तो कैसे कमेंट करेंगे, पहले ये चित्र लगाएंगे डबल स्लैश, ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ जो लिखना वो लिख दीजिए, मतलब वो चीज़ क्या हुई, कमेंट। मतलब ये ऐसा हो गया कि कंपाइलर को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपके काम की चीज़ है। हर लैंग्वेज में कमेंट होते हैं। क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। कमेंट समझ गए ना कि हमने कोड यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे फिनिश किया। और भी कुछ कमेंट लिख सकते हैं, जैसे हमने एडिशन फंक्शन बनाया है ना, तो यहाँ पर भी तो कुछ कमेंट दे सकते हैं आप, ऐसे एडिशन कोडिंग स्टार्ट, कुछ भी आप मीनिंगफुल दीजिए आपकी मर्जी से, वो आपके काम का है, इसको कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं है। एडिशन कोडिंग एंड, और ना ही कंपाइलर को इससे कोई मतलब है। तो हर लैंग्वेज में कमेंट होते हैं, कमेंट करने के तरीके बदल जाते हैं कि कहीं स्लेश लगता है, कहीं कुछ लगता है, कहीं कुछ लगता है, कहीं स्टार लगता है, कमेंट करने के तरीके बदल जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो हमारा इन लाइनों का कोई आंसर नहीं है, मतलब यहाँ पर अभी कंपाइल हो गया, देखिए जो था वो रन करेगा, जो टाइप करना कर दीजिए, खत्म। तो आप देख रहे हो 90 हुआ, यहाँ तक आया कंपाइलर, यहाँ तक, और इसके बाद आप देख रहे हो कुछ नहीं हुआ कि इंटर योर फर्स्ट नंबर इज, ये मैसेज दिख रहा है क्या आपको, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैंने कमेंट क्यों करा, ताकि आप लोग जब पढ़ोगे, फोटो लेते हो मेरे से कोड का, तो आप वो प्रिंट एफ जो लगाया ना मैंने, ये लाइन, अब मैं अगर यहाँ से डिलीट कर देता तो आप इसको सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं, जो आगे लिखूंगा ये लाइन आप छोड़ देते हो, तो इसको आप अनकमेंट करेंगे, लिखेंगे और फिर कमेंट करके रख लेंगे। तो आप भी ऐसे ही करेंगे, पहले आंसर देखेंगे, मैंने कमेंट इसलिए कर दिया ताकि आप इसको पढ़ाई ऐसे ही करो, पहले ये लाइन लिखना, फिर ये लाइन और ये लाइन, आंसर चेक करना, सब कुछ हो जाए तो कमेंट कर देना, ताकि इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएंगी कि नम 1 में क्या है, नम 2 में क्या है। समझ गए आप बात, इसलिए मैंने कमेंट कर दिया डिलीट करने के बजाय। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ आएंगे और एडिशन फंक्शन कॉल किए थे आप लोगों ने ऐसे, यहाँ पर मैंने अब num1 और कॉमा num2 को ट्रांसफर कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग पास बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग पास बाय वैल्यू। लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन कॉलिंग पास बाय वैल्यू, ऐसे। तो ये उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया एक प्रकार से। और ये जो चीज़ भेजी है, इस चीज़ को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर। आपने पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़े होंगे तो सुना तो होगा इसका नाम, कि पैरामीटर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो किसी फंक्शन को कॉल करते समय कोई डेटा अगर आप भेज रहे हो तो वो डेटा ही कहलाता है आपका आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। और इस टेक्निक को बोला जाता है फंक्शन कॉलिंग पास बाय वैल्यू। फंक्शन को कॉल करते समय कोई वैल्यू को ट्रांसफर करना, उसको बोला जाता है फंक्शन कॉलिंग पास बाय वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, डन, ठीक है। अब क्या होगा समझिए, अभी पूरा काम समझिए। तो 29 पे क्या होगा, एडिशन फंक्शन कॉल हुआ और दो डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो गए। तो कहाँ ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर मत नहीं हुए, सेंड हुई है, यहाँ से सेंड हुई। तो सेंड होके कहाँ जाएंगे, जिस फंक्शन में भेजे ना वहीं, तो यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे वो। तो जिस नाम से आपको रिसीव करना है उस नाम से ए और बी। तो पहले नंबर पे जो भेजा वो ए में जाएगा, दूसरे नंबर पे जो भेजा वो बी में जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, डन, ठीक है। तो ए और बी को अगर मैं अभी प्रिंट लगा दूं तो ए और बी में यहाँ जो फर्स्ट नंबर में टाइप किया नम 1 में गया, सेकंड में जो टाइप किया नम 2 में गया, और नम 1 और नम 2 इसमें चला गया। तो मतलब जो भी आपने टाइप किया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा अब ए और बी में। क्लियर। और ये चीज़ अगर मैं यहाँ एक में असाइन कर दूँ ए और बी, तो आपने जो 30 40 मन से लिखा था, अब क्या प्रोग्राम बन गया, जो num 1 और num 2 टाइप करेंगे उसी का एडिशन होकर आएगा। आई बात समझ में, नहीं समझे अभी समझेंगे, देखिए पूरा कंपाइलेशन समझाऊंगा अच्छे से, अभी रन करेंगे। पहले आंसर चेक कीजिए फिर आपको क्लियरिटी आएगी, है ना। तो पहले जरा रन करना दो, ठीक है। एरर आ गई, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या लिखा, टाइप ऑफ ए डिफॉल्ट टू इंट। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि भेजते समय जब आपने वैल्यू को रिसीव किया ना यहाँ पर, तो इनका कुछ डेटा टाइप क्या है, मतलब यहाँ आएगा क्या, वो समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या डिफाइन कर देंगे, इसमें क्या आने वाला है, नंबर, इसलिए यहाँ भी इंट लिखेंगे।
देखिए सी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ओके। लेकिन हम कॉलेज में आप लोगों को बताया जाता है कि सी पढ़िए पहले, जबकि शुरुआत कभी भी सी लैंग्वेज से नहीं करना चाहिए। शुरुआत कीजिए आप प्रोग्रामिंग जावा स्क्रिप्ट से, उसमें इतने रूल रेगुलेशन नहीं होते। इसमें देख रहे हो जरा सा काम छूटा कि एरर, है ना, डेटा टाइप छूटा कि एरर, गलत डेटा टाइप दिया कि एरर, डेटा को स्टोर कराने के तक तरीके बड़े डिफरेंट हैं, कई सारी लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है तब जाके कहीं आपका कोड चलता है। तो ये टफ होती है सी लैंग्वेज, है ना, इसलिए सी लैंग्वेज से कभी भी स्टूडेंट शुरुआत नहीं करना चाहिए, है ना। कॉलेज आपको बता रहा है क्योंकि वहाँ पे सी लैंग्वेज है उनके पास, है ना, वहाँ जावा स्क्रिप्ट नहीं है सिलेबस में, ठीक है, तो वो आपको बता रहे कि आप ये पढ़िए सी लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज सी कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी नज़र से देखें तो इसको हमने 19-20 नंबर पर रखा हुआ है, मतलब हमारे यहाँ का जो कोर्स है उसमें इसको 19वें-20वें नंबर पर रखा हुआ है। इसलिए अभी तक हमने यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को सी नहीं पढ़ाया। आप लोग सीधे शुरुआत करो सी से मेरे यहाँ आकर, लेकिन एग्जाम का था आपका तो हमने सोचा चलो स्टार्ट करें। आई बात समझ में। सबसे पहले पढ़िए जावा स्क्रिप्ट। अगर प्रोग्रामिंग में भविष्य बनाना है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट। फिर उसके आगे के लैंग्वेज आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ ली ना तो फिर आपको आगे ये फंक्शन क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है इसकी, कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको ऐसे समझ में आ जाएंगी कि पूछिए मत। और कोई आगे की लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो परेशानी बिल्कुल नहीं आएंगी। इनफैक्ट जावा स्क्रिप्ट के बाद सी पढ़ लेना चाहिए तो भी चल जाएगा, लेकिन सीधे सी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ जावा, जावा भी देखिए हमारी नज़र से जावा को भी सीधे नहीं पढ़ना चाहिए, जावा लैंग्वेज को भी सीधे नहीं पढ़ना चाहिए गाइस, है ना। हमारे कोर्स के मुताबिक हमने उसको 16वें नंबर पर रखा हुआ है, 16 नंबर पर ठीक है। लेकिन आप फिर भी इसको अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना यूज केस समझ में नहीं आएंगे कि करना क्या है, आप सिर्फ पढ़ के रह जाओगे कि कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं जावा में आपको बोलूँ, जावा का काम क्या है, एंड्रॉयड ऐप बनाना, आप कभी एंड्रॉयड ऐप बना नहीं पाएंगे। आप बस इफ एल्स कंडीशन फंक्शन कीवर्ड्स बस इतना पढ़ के एग्जाम पास होके क्लियर, तो जॉब इतने में नहीं लग जाएंगे ना। जॉब के लिए आपको ऐसा सीखना पड़ेगा कि कोई प्रोजेक्ट आप बना सको। कोई क्लाइंट हमारे पास क्लाइंट क्यों आएगा, कोई काम लेके आएगा, कंपनी में कोई काम आएगा कि सर हमें जो है एक इंस्टाग्राम जैसा ऐप बना के दो, तो आपको आना भी तो चाहिए उसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, है ना। उसके बाद बैकएंड में डेटा कैसे सेव होगा, किसी ने रजिस्टर किया तो एसक्यूएल में कैसे सेव होगा या मोंगो डीबी में कैसे सेव होगा, ऐसी चीज़ें आप कभी नहीं सीख पाएंगे अगर जावा सीधे पढ़ ली तो। आई बात समझ में। इसको पढ़ने का तरीका होता है, मोंगो डीबी को पढ़ना होता है नोड जेएस में, उसके लिए एपीआई कॉलिंग सीखना पड़ता है एजाक्स यानी जेक्वेरी में, उसका तो जो फंक्शन वंक्शन वो सब चीज़ लगेंगे वो पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट में, और यूआई बनाना सीखेंगे एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप से। तब जाके आप ऐसे डेवलपर बनेंगे कि जो काम देंगे वो आप बना के दे दोगे, तब जाके तो कोई कंपनी आपको रखेंगे ना गाइस, कि सिर्फ ये पढ़ के चले गए ये फेल्स कंडीशन और लगा लेंगे, नहीं, कभी आप ऐसे डेवलपर नहीं बन पाओगे। अगर ऐसे हम लोग सी पढ़े या जावा पढ़े तो ठीक है, पेपर निकालना है पढ़िए उतना और ख़त्म कीजिए। बाकी आपको अगर करियर बनाना है तो एक स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और थोड़ा समय दीजिए उसको। जैसे आज आप कॉलेज में पहुँचे यानी 13 नंबर की क्लास में, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही आए हो, न कि सीधे उठ के 13 में आ गए। ऐसा होता तो शायद आप हिंदी भी पास ना कर पाओ। दिक्कत है भाई, वर्ड को जोड़ना सीखना थे हमारे सर लोग बचपन में, तब जाके हम सीख पाए ना, सही है कि नहीं। तो इसके लिए लैंग्वेज को भी तो जोड़ना सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी जावा का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि कैसे ऐप बनेगा, तो उसमें नोड जेएस लगेगा, यानी मोंगो डीबी लगेगा, एपीआई बनेगी, है ना, एपीआई की कॉलिंग लगेंगी, तो इसमें जेक्वेरी का कुछ पार्ट आ गया, एजाक्स का कुछ पार्ट आ गया, नोड का कुछ पार्ट आ गया। अगर वो लैंग्वेज आपने पहले पढ़ ली है तो क्या जावा में वो पढ़ना पड़ेगा फिर आपको? नहीं, वो तो आता है आपको, यूँ समझ में आ जाएगा। फिर उस समय सिर्फ क्या पढ़ना पड़ेगा, जावा और सिर्फ जावा, कि जावा में डिज़ाइनिंग कैसे करना है, बाकी तो सब आता है आपको, बस इंटीग्रेट करना सीखना, ये बन गई ऐप। टाइम नहीं लगेगा फिर, और जैसा बोलूँगा वैसा बन जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट क्या, ऑथेंटिकेशन क्या, गूगल लॉगिन बाय गूगल, लॉगिन बाय फेसबुक, कैसे कैसे ऑप्शन होता है आजकल, कैसे सीखेंगे हम ये सब? क्या इतना सा सीख के रह जाएंगे, क्या बन जाएंगे अपन डेवलपर? नहीं, वैसे नहीं होता गाइस, उसके लिए आपको सही से पूरा पढ़ना पड़ेगा प्रोसेस। अगर सी लैंग्वेज इतना ही होता ना तो हम लोग स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 2-2 साल से आ रहे हैं, हम उनको उठा के उधर सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं। सी लैंग्वेज गलत नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है,
उसकी बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कठिन है कि उससे पहले ये लैंग्वेज पढ़ना है MP, ताकि कम से कम सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पास की लैंग्वेज है विंडोज़ की, ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के CLI टूल्स बनते हैं उससे। अब CLI टूल क्या होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ये कमांड चल रही है, ये एडिटर के अंदर कमांड चल रही है, ये कैसे बनेंगी, उससे बनेंगे। तो भारी भरकम चीज़ बनती है इससे, लेकिन वही है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ, भारी भरकम चीज़ बनती है, छोटी चीज़ें नहीं बनती उससे। आई बात समझ, यानी लैंग्वेज हल्की नहीं है, सैलरी भी बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन उसको सीखने का एक टाइम होता है। ये नहीं कि शुरुआती सी से करेंगे, इसलिए तो बच्चे प्रोग्रामर नहीं बन पाते ना, शुरुआती की कठिन से करा देते सर लोग कि सी से पढ़िए, तो बच्चे को कामा लगाना, ये लगाना, वो लगाना, वहीं दिक्कत आ जाती, एरर में फंस जाता है, रूल नहीं पता होते उसको। छोड़ो यार, बोले अब कुछ और ही देखना पड़ेगा। आए बात समझ, अगर यहीं उन्होंने जावास्क्रिप्ट से शुरुआत की होती, मैं 100% बता रहा हूँ, अगर 100 बच्चे ने शुरुआत की तो कम से कम 50 बच्चे अपना करियर बना लेंगे। 50 साथ छट जाए, लेकिन 50 तो बना ही लेंगे। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे ना तो 100 के 100 नहीं बना पाएंगे, एक भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तरीका होता है इसका हर चीज़ का। क्लियर हुई बात, कि एक ऐप जब बनती है ना तो बहुत सारी स्टेप से होके गुजरती है। जब एक वेबसाइट लाइव होती है तो उसका सर्वर बनाओ, क्लाउड बनाओ, डेटाबेस बनाओ, गिट बनाओ, है ना, उस कोडिंग तो बहुत अलग ही रह जाता है, पहले उतनी सारी प्रोसेस फॉलो होती है, तब जाके एक सही से सॉफ्टवेयर बनता है जो काम का होता है, किसी के काम आ सके। सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, काम को आसान करने के लिए। किसी का हमने बिलिंग बना दिया तो उसको कापी पुस्तक पे अब लिखना नहीं है ना, सीधे कंप्यूटर में करेगा, या उसका काम आसान हो गया। अब सॉफ्टवेयर वैसे नहीं बना पा रहे तो आपको कोई क्या ही सैलरी देगा। समझ में आई बात, खैर ठीक है। तो रूल था ये, मेरे को मैंने यहाँ लगा दिया इंटू, इतने से हमने इतनी सारी बातें हो गई। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, जरा यहाँ आ जाइए, GCC app.c, और ये देखिए इस बार परफेक्ट काम कर गया ना, ठीक है। और फिर ये, ठीक है, आ गया। अब देखिए आंसर, मैंने लिखा 10 और मैंने लिखा 60, और देखिए आ गया 70। तो अभी देख रहे हो कंप्लीट डायनामिक हो गया काम। क्या हो गया है कि आप जो नंबर लिख दो आप उसका प्लस होके मिल जाएगा, जो लिख दो वो। क्लियर, तो कैसे हुआ, हमने, हालांकि ये कोड फंक्शन में बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हम चाहते तो ये लाइन भी कहाँ लिख सकते थे, मेन फंक्शन के नीचे यानी यहाँ पर, लेकिन हमारा एक ही जगह कोड की संख्या बढ़ जाती, और मेन फंक्शन वो एक एडिशन फंक्शन बनाने से क्या फायदा होगा। अब भविष्य में यानी या फिर इधर ही पेज में कहीं और जरूरत पड़ गई एडिशन कराने की, हम बस सिर्फ क्या करेंगे, कॉल करेंगे, मतलब ये लाइन लिख देंगे बस 29 वाली, वो ऑटोमेटिक एडिशन होते रहेगा, जितने बार चाहिए उतने बार। तो वो 5 लाइन का कोड बार बार अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख रहे हो फंक्शन से कितना आसान हो गया काम। अब रिटर्न कीवर्ड समझ लेते हैं जरा, है ना, और फिर एंड करते क्लास को। यहाँ आएंगे एकदम सही से देखेंगे, यहाँ देखिए प्रिंट कहाँ से हो रहा है, प्रिंट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ ये प्रिंट वहाँ हो, ये लाइन नंबर कौन से प्रिंट, आपका जो आंसर आया जरा नोटिस कीजिए, कहाँ पर वो 70 आया ना, आया कि नहीं, और ये कहाँ से आया, लाइन नंबर 10 से, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो यहाँ से, मेन फंक्शन से, कहाँ से, मेन फंक्शन से, लाइन नंबर 29 के पास यहाँ पर। तो दो तरीके, एक तो num1 num2 को प्लस यहीं पे कर दीजिए और आंसर यहाँ बना लीजिए, लेकिन वैसा केस नहीं है, मेरा केस चेंज है। तो क्या करेंगे जरा आप देखिएगा, तो ये जो रिजल्ट यहाँ बन रहा है ना इंट वाला, इस चीज को मैं यहाँ कमेंट कर दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि देखने में आ जाए। मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दे रहा हूँ रिजल्ट को। अब क्या होगा, फंक्शन जहाँ कॉल हुआ है ना, ये रिजल्ट वहाँ रिटर्न होके पहुंच जाएगा। तो लाइन नंबर 29 पे कॉल हुआ है, तो ये रिजल्ट कहाँ पहुंच जाएगा, लाइन नंबर 29 पे, मतलब यहाँ पर। अब वो 30 हो गया, एक दो लाइन कम ज़्यादा करने से, तो आंसर आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये वहाँ से रिजल्ट को भेजेगा और इसके अंदर आ जाएगा। अब ये भी तो इंटीजर ही आने वाला है, तो डेटा टाइप इंट कर दीजिए और यहाँ पे प्रिंट लगा दीजिए आप, प्रिंट एफ योर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ योर रिटर्न आंसर इज, योर रिटर्न आंसर इज, और आंसर में तो %d, और इसको अब लगा दीजिए जरा आंसर। तो समझ में आया रिटर्न का काम। रिटर्न का काम ये होता है कि जहाँ यानी फंक्शन से कोई चीज़ रिटर्न अगर आपने की तो वो रिटर्न वाली चीज़ वहाँ पहुँच जाती है जहाँ फंक्शन को कॉल किया है।
तो कॉलिंग हम लोगों ने किया है 30 पर, 30 लाइन पे किया है ना, और रिटर्न किया ऊपर से, तो ऊपर से जो रिटर्न होके आ रहा होगा वो यहीं पर आ जाएगा, और उसको हमने कहाँ में रख लिया, आंसर में, और उसी आंसर को 31 लाइन पे प्रिंट कर लिया। क्या गाइस ये समझ में आ गया आपको? इसी का सब्सट्रैक्शन जरूर बना के देंगे मेरे को, ठीक है, पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, डन। तो एक बार मैं लास्ट टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, फिर इसको यहीं फिनिश करेंगे क्लास को, ऐसे एंड देन ऐसे कुछ भी बोल लीजिए, 90 एंटर, 100 192 और योर रिटर्न आंसर इज 190। तो समझा इस बार आंसर कहाँ से आया, 9 नंबर 31 से, 31 या 32 होगा, 31। सो स्टूडेंट समझ में आ गया रिटर्न के वर्ड आज आपको, मैंने आपको बोला था कि रिटर्न हम एकदम ध्यान से समझेंगे क्या मतलब है उसका, अब क्लियर हो गया। और वहां से क्या रिटर्न किया आपने, नंबर, इंटीजर था ना, इसके लिए वहां पर ऊपर इंट लिखा है, यहाँ पे इंट क्यों लिखा है, क्योंकि रिटर्न क्या जा रहा है, नंबर। अगर यहाँ से स्ट्रिंग जाता तो वैसी ही चीज यहाँ पर आ जाती, केयर वगैरह, है ना। खैर ये चीज आप नहीं करेंगे, मैं इसका भी बताऊंगा एग्जाम्पल, क्लियर। तो एरर आ जाएंगे, वहीं फंस जाओगे, फिर आप मेरे पास वो लेके आऊंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ वहाँ फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा लॉजिक जो मैं बोलता हूँ उतना ही कीजिए बस, क्योंकि अभी क्या है, अभी 6-7 दिन तो हुए, जरा महीने 2 महीने हो जाए कोडिंग करते करते, तब जाके तो हाथ बैठेगा ना, हम लोग का दिमाग चलने चालू हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपका खुद का माइंड चलना चालू हो जाएगा। तो लीजिए जरा फोटो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम इसको यहीं पर कंप्लीट फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं फिर। चलो यहाँ पर बाय।